नमस्कार। आज हम शरीर की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। सांस लेना और गैसों का आदान प्रदान। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये प्रक्रिया दिखती सीधी है, पर इसके पीछे काफ़ी कुछ होता है। और हमारी ये बातचीत एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान गाइड के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल रखा जाए। हाँ, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा फर्क समझ लेते हैं। लोग अक्सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही मान लेते हैं। अच्छा, इनमें क्या अंतर है? देखिए, ब्रीदिंग यानी सांस लेना, वो तो बस हवा को फेफड़ों के अंदर लेना और बाहर छोड़ना है। एक फिजिकल काम है ये। ठीक है, मैकेनिकल जैसा। बिल्कुल। जबकि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, वो केमिकल प्रोसेस है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, जहाँ खाने से एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की मदद से। समझ गया। तो ब्रीदिंग पहला स्टेप है, रेस्पिरेशन असली मकसद। तो चलिए इस हवा के सफर को ट्रैक करते हैं। कहाँ से शुरू होता है सब? ये शुरू होता है हमारी नाक से, मतलब नॉस्ट्रिल्स से। हवा अंदर आती है, हाँ, फिर जाती है नेजल कैविटी में। वहाँ हवा थोड़ी साफ होती है, धूल वगैरह हटती है और थोड़ी नम भी होती है। अच्छा, फिल्ट्रेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर हवा गले से गुजरती है, फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, और फिर पहुंचती है ट्रैकिया में, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें ना सी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। वो क्यों? ताकि ये नली हमेशा खुली रहे, पिचक ना जाए सांस लेते या छोड़ते समय। ठीक है, और ट्रैकिया के बाद? ट्रैकिया आगे जाकर दो हिस्सों में बंट जाती है। ये है ब्रोंकाई, एक दाई फेफड़े में जाती है, एक बाई में। और फेफड़ों के अंदर? अंदर जाकर ये ब्रोंकाई और पतली पतली नलियों में बढ़ती जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना। हाँ हाँ। और इन ब्रोंक्यूल्स के आखिर में होते हैं गुच्छे, लाखों छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, यही होता है असली काम। बिल्कुल, यहीं पर गैसों का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये एल्वियोली खून की बहुत बारीक नसों मतलब कैपिलरीज के जाल से घिरी होती हैं। वाह, तो ये हवा अंदर बाहर कैसे जाती है? अपने आप? ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जिसे इन्हलेशन कहते हैं, हाँ। तो हमारी छाती के नीचे एक बड़ी मांसपेशी होती है, डायफ्राम। वो सिकुड़कर नीचे जाती है। नीचे? हाँ, और हमारी पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ते हैं, जिससे पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। अच्छा, तो सीने का साइज बढ़ जाता? सही, छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अंदर जगह ज्यादा हो गई तो प्रेशर मतलब दबाव बाहर के हवा के मुकाबले कम हो जाता है। और हवा? और हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, यानी बाहर से अंदर फेफड़ों में आ जाती है। ठीक है। और सांस छोड़ने के लिए एक्सहेलेशन। बस इसका उल्टा। डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं, डायफ्राम वापस ऊपर गुंबद जैसा हो जाता है, पसलियां नीचे और अंदर आ जाती हैं, तो वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, छाती का वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर प्रेशर बढ़ गया और हवा अंदर के ज्यादा प्रेशर से बाहर के कम प्रेशर की ओर निकल जाती है। ये तो बॉयल का नियम लग रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा रिश्ता। बिल्कुल वही सिद्धांत काम करता है यहाँ। ठीक है, हवा एल्वियोली तक पहुंच गई। अब गैस एक्सचेंज की बात करते हैं। ऑक्सीजन खून में कैसे जाती है? ये होता है डिफ्यूजन के जरिए। एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। गैसें हमेशा अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या ज्यादा पार्शियल प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह जाती हैं। अच्छा। तो एल्वियोली में जो हवा आई है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर खून के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। और खून जो फेफड़ों में आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि शरीर उसे इस्तेमाल कर चुका है। तो ऑक्सीजन फट से एल्वियोली से खून में कूद जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, तो खून में CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि कोशिकाएं उसे लगातार बना रही हैं। एल्वियोली की हवा में CO2 कम होती है, तो वो खून से हवा में चली जाती है। एकदम सही। CO2 खून से डिफ्यूज होकर एल्वियोली में आ जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। और यही चीज टिश्यू लेवल पर उल्टी होती होगी। बिल्कुल, जब ये ऑक्सीजन वाला खून शरीर के टिश्यूज तक पहुंचता है तो वहां कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है क्योंकि वो लगातार उसे इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ। तो ऑक्सीजन खून से निकलकर टिश्यू में चली जाती है और टिश्यू में CO2 ज्यादा होती है तो वो टिश्यू से खून में आ जाती है। ये सब पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। कमाल है। अच्छा, ये गैसें खून में सफर कैसे करती हैं?
खासकर ऑक्सीजन, क्योंकि वो तो पानी में ज्यादा घुलती नहीं है। आपने सही पॉइंट पकड़ा। ऑक्सीजन ज्यादातर घुलती नहीं है, इसलिए हमारे खून में एक स्पेशल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज में होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। मतलब ये ऑक्सीजन की सवारी है। हाँ, कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन को पकड़ता है और जहां जरूरत है यानी टिश्यूज में वहां छोड़ देता है। सिर्फ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल कर जाती है। लेकिन हीमोग्लोबिन को कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन कहाँ छोड़नी है? बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। जिन टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है वहां कुछ खास बातें होती हैं। CO2 ज्यादा होती है, pH थोड़ा कम यानी एसिडिक होता है और तापमान भी थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा। ये सारे फैक्टर्स हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती थोड़ी कमजोर कर देते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से रिलीज कर देता है। इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। बोहर इफेक्ट ये पक्का करता है कि ऑक्सीजन वहीं डिलीवर हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। बहुत एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम है। और CO2 वो कैसे वापस आती है? क्या वो भी हीमोग्लोबिन से जुड़ती है? CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। करीब 20-25% CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, लेकिन अलग जगह पर जहां ऑक्सीजन जुड़ती है। इसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा। बहुत थोड़ी सी, करीब 7% प्लाज्मा में घुल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब करीब 70% CO2 हाँ। वो खून में पानी के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन HCO3- बन जाती है और इस रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत तेजी से मदद करता है। बाइकार्बोनेट आयन, तो ये मुख्य तरीका है CO2 ट्रांसपोर्ट का। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। किताबों में एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जिक्र होता है, S शेप का ग्राफ। वो क्या दिखाता है? हाँ, वो S शेप का कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दिखाता है कि अलग-अलग ऑक्सीजन प्रेशर PO2 पर हीमोग्लोबिन कितना % ऑक्सीजन से भरा हुआ है, % सैचुरेशन। उसका S शेप ये बताता है कि फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां हीमोग्लोबिन लगभग पूरा भर जाता है, 97-98%। ठीक। लेकिन जैसे ही खून टिश्यूज में पहुंचता है जहां ऑक्सीजन प्रेशर कम है, ये कर्व तेजी से नीचे गिरता है। मतलब थोड़े से प्रेशर ड्रॉप पर भी हीमोग्लोबिन काफी सारी ऑक्सीजन छोड़ देता है। यानी एफिशिएंट अनलोडिंग। बिल्कुल। और जो हमने बोहर इफेक्ट की बात की थी, CO2 ज्यादा, pH कम, तापमान ज्यादा, वो इस कर्व को दाईं तरफ खिसका देते हैं। राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब किसी दिए गए ऑक्सीजन प्रेशर पर हीमोग्लोबिन और भी आसानी से ऑक्सीजन छोड़ेगा। टिश्यूज के लिए ये फायदेमंद है। समझ गया। अब ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? हम तो हर सांस के बारे में सोचते नहीं हैं। नहीं, ये ज्यादातर ऑटोमेटिक है। इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन में है। ब्रेन स्टेम में 2 हिस्से हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। मेडुला और पॉन्स। हाँ, मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो सांस लेने और छोड़ने की बेसिक लय तय करता है, और पॉन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो इस लय को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, जैसे सांस की ड्यूरेशन कम ज्यादा करना। और इसे कंट्रोल क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्मल परिस्थितियों में हमारे खून में CO2 का लेवल सांस की गति को कंट्रोल करने वाला मुख्य फैक्टर है, ऑक्सीजन नहीं। सच में? CO2? हाँ, हमारे ब्रेन और कुछ बड़ी धमनियों में कीमो सेंसर होते हैं जो CO2 और H+ आयन, जो pH से जुड़ा है, के लेवल के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही CO2 थोड़ी बढ़ती है, ये सेंटर सांस की गति और गहराई बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा CO2 बाहर निकाली जा सके। ऑक्सीजन का रोल कब आता है? ऑक्सीजन का रोल तब ज्यादा होता है जब उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए, वरना CO2 ही ड्राइविंग फोर्स है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जल्दी से, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम वगैरह? हाँ, ये बस फेफड़ों की हवा होल्ड करने की क्षमता को नापने के तरीके हैं। जैसे टाइडल वॉल्यूम, TV, वो हवा है जो हम एक नॉर्मल सांस में अंदर बाहर करते हैं। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी वो मैक्सिमम हवा है जो हम जोर से सांस अंदर लेने के बाद जोर से बाहर निकाल सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी फेफड़ों की कुल क्षमता है। ये सब उम्र, जेंडर, फिटनेस पर निर्भर करते हैं। और आखिर में, क्या कुछ बीमारियां भी हैं जो इस सिस्टम पर असर डालती हैं? हाँ, कई हैं।
जैसे अस्थमा, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। एक है एम्फिसीमा, इसमें एल्वियोली की दीवारें डैमेज हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, गैस एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता। ये अक्सर स्मोकिंग से जुड़ा होता है। और फिर कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी होती हैं, मतलब काम करने की जगह पर धूल, फाइबर वगैरह सांस में जाने से फेफड़ों को नुकसान होता है, जैसे सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। काफी गंभीर मसले हैं ये। तो आज हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के फर्क से शुरू करके पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल और कुछ बीमारियों तक काफी कुछ कवर किया। हाँ, ये एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट सिस्टम है। और ये सोचना भी कमाल का है कि कैसे हमारा शरीर इसे लगातार एडजस्ट करता रहता है। मान लीजिए आप पहाड़ पर गए जहां ऑक्सीजन कम है, हाँ, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैसे ये सिस्टम अपने आप सांस की गति और गहराई को बदल लेता है ताकि हमारी कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे और CO2 बाहर निकलती रहे। ये अडेप्टेबिलिटी ही तो जीवन का आधार है। बिल्कुल, ये अनुकूलन क्षमता वाकई अद्भुत है। चलिए, इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।